औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। पेपर मार्किंग और पेपर मेकिंग ये तालीमी निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। हमारा ये जो सेशन है इसमें दो चार पॉइंट्स होंगे। मेन तो दो ही हैं, पेपर मेकिंग और उसके बाद पेपर मार्किंग। कि ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। आप कह सकते हैं कि 3 से 4 घंटे का ये एक सेशन हो सकता है, लेकिन हम इसको 30 मिनट्स में कवर करेंगे क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल नहीं है। तो प्रैक्टिकल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमें फिजिकली किसी जगह पे होना ज़रूरी है जिसमें हम पेपर बनाएं और फिर उसको मार्क भी करें, या मैं पहले से मार्क की हुई शीट्स लेके आऊँ और वो शेयर हों और फिर हम डिस्कस करें। जी, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली लिख कर बताइएगा। है ना। और वॉइस क्लियर है तो वो भी बता दीजिएगा। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो बताइए ताकि मैं उसके मुताबिक उसको लेके चलूँ। जी सर। जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन पेपर मेकिंग और पेपर मार्किंग टेक्निक्स के हवाले से है, और इसमें हम इस्लामियात और तर्जुमा को ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ चीज़ें हमारी जनरल होंगी जो बोर्ड्स, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड्स और दीगर बोर्ड्स में कॉमन यूज़ होती हैं। मैंने यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर ऑल पंजाब बोर्ड्स लिखा है, मैट्रिक टू इंटरमीडिएट। इसमें सब की टेक्निक्स एक जैसी हैं ऑलमोस्ट। और अभी जो पिछले कुछ सालों से कोविड के बाद और उससे थोड़ा पहले कुछ तब्दीलियां आई, उनको हम सारों को इंक्लूड करके एक खुलासे के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इन पॉइंट्स को अच्छे अंदाज से समझ लेना है, क्योंकि जब आप तालीमी निज़ाम का हिस्सा होते हैं किसी इदारे में तो आपकी वैल्यू उस वक्त बेहतर होती है जब आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करते हैं। अगर हम अडेप्टिव ना हों, यानी चीज़ों को अडॉप्ट करने वाले ना हों, या हम लोग टीचेबल ना हों, यानी सीखते ना हों, अपडेट ना रहते हों, तो उसकी नुकसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। सादा सी बात है कि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आपकी जगह पे वो लोग आ जाएंगे जो अपग्रेडेड होंगे और फिर आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसलिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मैं ये जो ट्रेनिंग है मैंने ये इस तरह की 2023 में बेकन हाउस के हेड ऑफिस में एजुकेटर्स के टीचर्स को भी दी थी, और अभी ये एक सेशन आपके साथ हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह ताला हमें कुछ सेशन। तो शुरू करते हैं। तो मुख्तसर तारुफ है मेरा, मैंने एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, और मैं तकरीबन 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। और 14 साल का मेरा टिप्स का एक्सपीरियंस है, पंजाब कॉलेज का भी इसी तरह से है। और मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, साथ टीचर्स की ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। तो ये खुलासा मैंने कर दिया है, बहुत ज़्यादा मैं बात इस पर नहीं करूँगा। हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर जो सेटर, हमारा सेटर होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पेपर सेटर के लिए एक तो यानी आप हम सारे जितने भी हैं हम पेपर्स बनाते हैं, तो हमें सब्जेक्ट की कमांड हमारे पास होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, जिसके हम पेपर्स बना रहे हैं, उसकी कमांड हो, यानी उस मजमून पर हमारी गिरफ्त होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास एसएलओज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर आजकल जो जदीद तालीमी इस्लाहात आ चुकी हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और इनके मिलती जुलती और भी बहुत सारी चीज़ें, इनकी भी हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर पास पेपर्स भी हमारे सामने हों। किसी भी सब्जेक्ट के हम जब पेपर बनाएं तो पास पेपर हमारे सामने लाजमी होने चाहिए, या उनकी अवेयरनेस हो कि वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दुनिया आगे जा चुकी हुई है और हम लोग अभी तक कीबोर्ड भी नहीं यूज कर सकते। इवन मैसेजेस भी कुछ टीचर्स नहीं कर सकते हैं, रीड भी नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास। हमें टाइपिंग आनी चाहिए वर्ड के अंदर और दीगर जो हमारे पास टूल्स हैं। आजकल हमारे पास तो आप देखिए कि हम लोग वर्ड यूज करेंगे। कंप्यूटर स्किल्स में पहले आपको पता है कि पेपर्स बनाए जाते थे हाथों के साथ, फिर उसके साथ हमने कंप्यूटर यूज किए, टाइपराइटर्स, फिर कंप्यूटर्स,
और कंप्यूटर के अंदर हम लोग इन पेज यूज करते रहे। अब हमारे पास वर्ड आ चुका हुआ है, इसके बाद आगे कंप्यूटर स्किल्स में अगर देखें तो बने बनाए सॉफ्टवेयर्स हैं जो पेपर्स बनाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और एआई टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल अपडेट रहेंगे तो आगे हमारा जो नौकरी का सेशन है, जॉब है हमारी, वो सेफ रहेगी। तालिब इल्म के सीखने के नताइज, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने बड़ी आसान करके लिखी हुई है कि किसी मजमून के लिए हासिल करदा अहदाफ होते हैं ये। यानी आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसके लिए पहले से आपने अहदाफ और मकासद तय किए होते हैं, जिन्हें हम तदरीसी मकासद भी कहते हैं, जिन्हें हम मकासद तालीम भी कहते हैं, और उनको मॉडर्न टर्म में एसएलओज भी कहा जाता है। ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तदरीसी मकासद में, लेकिन वो पुरानी टर्म्स हैं, अब ये टर्म चेंज हो चुकी हैं, जिन्हें हासिलात ताल्लुम भी कहते हैं। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी हासिलात ताल्लुम, जो आपने पढ़ाया उससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं। यानी बच्चों को तालीमी साल के अख्ताम तक आप क्या सिखाना चाह रहे हैं और उनके अंदर कौन कौन सी महारतें और स्किल्स आ जानी चाहिए। और तालिब इल्म के सीखने के नताइज अमूमन आप तय करते हैं, 10 से 15 अल्फाज होते हैं। यानी आप अगर इस्लामियात की बुक देखें 9th 10th की और तर्जुमातुल कुरान की, तो इस्लामियात की बुक के हर चैप्टर और टॉपिक के शुरू में एसएलओज लिखे हुए हैं, हासिलात तालीम मौजूद हैं। और सिमिलरली तर्जुमातुल कुरान की बुक के शुरू में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताबों के शुरू में एसएलओज लिखे हुए हैं। तो आपने इन चीज़ों को ज़हनशीन रखना है। जो जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपके बिल्कुल ये इंतहाई अपडेटेड टर्म्स हैं और आप सबको पता होनी चाहिए। इनके मुताबिक ही हम सारा कुछ करते हैं और ये जदीद तालीमी निज़ाम का हिस्सा है और हमने इसी निज़ाम में ही पढ़ाना है। हम इनसे जितना भी दूर भागेंगे, इन टर्म से, इन चीज़ों से, उतना हम अपना नुकसान करेंगे। तब्दीली आनी है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तालीमी निज़ाम में आ चुकी है काफ़ी हद तक और आगे टीचर्स की लाइफ को भी खतरा है, यानी टीचिंग लाइफ को, कि वो कितना अर्सा पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। और मैंने सुना था कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं और सिर्फ एक दो जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो जब तक आप अपडेटेड नहीं होंगे, अपने आप को ये जदीद चीज़ें नहीं सिखाएंगे, वो आपकी जॉब सिक्योर नहीं होगी, खतरे में रहेगी। तो एसएलओज की मिसालें हम देख लेते हैं। तर्जुमातुल कुरान में मजमूई तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, मजमूई तौर पर मुंतखब सूरतों का तारुफ, बामहावरा तर्जुमा और मरकजी मज़ामीन समझ कर अमली ज़िंदगी में उनसे रहनुमाई हासिल करें। यानी ये तलबा के लिए हासिलात तालीम है। फिर इस्लामियत की अगर हम बात करें तो मैंने सिर्फ 9th की बुक का ही यहाँ पे रेफरेंस दिया है। अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक लेंगे तो, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बुक अब चेंज हो रही है, नेक्स्ट ईयर वो चेंज हो चुकी होगी। पंजाब बोर्ड्स की फेडरल की ऑलरेडी चेंज हो चुकी हुई है, पब्लिश भी है, तो उसके अंदर भी यही टॉपिक्स ऑलरेडी हैं। जो 9th 10th के टॉपिक्स हैं उन्हीं के अगर हम चैप्टराइजेशन देखें तो फर्स्ट ईयर की बुक में भी इसी तरीके से चेंज है। तो इसमें तारुफ है कुरान की अगर हम बात करते हैं तो तलबा कुरान का तारुफ, फजीलत, एजाज और तदवीन और हिफाजत के बारे में जानकर अपना ईमान पुख्ता कर सकें। तारुफ हदीस की बात करें तो उसके एसोलोज या हासिलात ताल्लुम हैं कि हदीस की तारीफ जानें, अहमियत और फजीलत को समझें, मुंतखबा हदीस में तर्जुमा जानें, उनके मफाहिम को समझकर अमली ज़िंदगी में इसका इतलाक कर सकें। तो ये मकसद है, मकासद तालीम है, और इनको हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, असेसमेंट और एग्जाम्स और एग्जाम फ्रेमवर्क। इसके बारे में कौन बता सकते हैं आप में से, ये असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है? अगर आप में से किसी को कुछ मालूम है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। और साजिद अली साहब ने पहले शेयरिंग कर दी है एसएलओ के वाले से, थैंक यू सर। और उसामा साहब ने भी शेयर किया, बहुत शुक्रिया। तो एग्जाम्स फ्रेमवर्क या असेसमेंट फ्रेमवर्क, इन दोनों इस्तिलाहात को आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? जी, साजिद साहब फरमा रहे हैं कि बच्चों को जो पढ़ाया है उसका जायजा लेना, बच्चे कितने आदाब सीख चुके हैं, इसकी जांच पड़ताल का तरीका वगैरह। बिल्कुल आपका ख्याल दोस्त है सर, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हमारी माशाल्लाह जो ये सेशन है आपके सामने ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप में से अक्सरियत ने इसको ज्वाइन किया है और मुझे इस पर फख्र है कि मैं आप सबके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। तो और ये मेरे लिए एजाज भी है कि हम यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग कर रहे हैं, ये किसी को कुछ सिखाना मकसद नहीं है। हम सब लोग एक दूसरे के साथ
जब जुड़े रहते हैं तो हम सीखते रहते हैं और हमें आगे सीखते भी रहना चाहिए। तो माशाल्लाह मैं आपको ये पिक्चर्स साथ साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि कितने लोग हमारे साथ इस टीम में मौजूद हैं। माइक ऑफ कर दीजिएगा, माइक ऑफ कर दीजिएगा। मेरे पास भी इख्तियार है माइक ऑफ करने का, लेकिन चूंकि हम सारे समझदार हैं इसलिए फिर मैं इस हवाले से माइक को नहीं कंट्रोल करना चाहता। अच्छा जी, असेसमेंट की तरफ आते हैं, मुख्तसर बातें करेंगे। ये एक मुनज़्ज़म निज़ाम या खाका होता है जिसके तहत तलबा की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। इसमें लेवल्स हम देखते हैं, उनके मेयार को हम देखते हैं, उसूल बना के रखते हैं, तरीका कार इसका क्या होता है, फिर पैमाइश के तरीके इसमें शामिल होते हैं। और इसका एक और मकसद ये भी है कि तदरीसी और तालीमी मकासद को बेहतर तौर पर समझा जाए और हासिल किया जा सके। एक असेसमेंट फ्रेमवर्क की में अगर हम मतलूबा तालीमी नताइज और मवाद की तफसीलात और सवालात के अकसाम और सवालात के नंबर और सवालात की इल्मी और मुश्किल सतह का तनासब शामिल होता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये हमने बेसिकली सतहों का तायन भी करना है। आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें आ रही हैं। अब अगला पॉइंट हमारा देखिएगा, ब्लूम्स टेक्सोनोमी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में कौन मुझे शेयरिंग करेगा? जिसने पहले सुन रखा है ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में वो सिर्फ चैट बॉक्स में लिख दो कि उन्होंने ये सुन रखा है या पढ़ रखा है कहीं। इमरान अख्तर साहब फेडरल बोर्ड में वहाँ के इदारों में पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं और पढ़ी हुई हैं। मिस एनी ने भी देखी हैं, असद साहब ने भी, और इंतसार साहब ने नहीं देखी। नो प्रॉब्लम सर, तो हम इंशाल्लाह ताला भी शेयरिंग करेंगे। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ें आज आ रही हैं, खादिम साहब ने सुनी हुई हैं। बेहतरीन सर, बहुत अच्छा सर। तो देखिएगा, अभी हम आगे शुरू करते हैं जी इसको। टाइम कम है हमारे पास, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं अभी, क्योंकि 40 मिनट का सेशन है, उसी में हमें इसको कंप्लीट करना है। तो देखिएगा, ब्लूम टेक्सोनोमी या ब्लूम की टेक्सोनोमी एक तालीमी मॉडल है जो तालीमी मकासद की दर्जा बंदी के लिए इस्तेमाल होता है। इस मॉडल को तालीमी अहदाफ को मुख्तलिफ सतहों यानी कॉग्निटिव लेवल में तकसीम करने के लिए बनाया जाता है ताकि असातिज़ा और तरबियत दहिंदगान तलबा इल्मी तरक्की को बेहतर तरीके से समझ सकें और इसे मजीद मौसर तरीके से नाप सकें। मैंने बहुत आसान करने की कोशिश की है, डिफ़िकल्ट टर्म्स थी इंग्लिश में, तो मैंने आसान करने की कोशिश की है कि आपके लिए डिफ़िकल्टी ना हो। मिस अबिया ने माशाल्लाह तीनों चीज़ें लिख दी हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएशन वगैरह। और सर नईम फरमा रहे हैं कि आपसे ही सीखी हैं, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए सर। तो स्क्रीन शॉट्स आप ले लें, मैं वीडियो शेयर करूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। आप इस हवाले से बेफिक्र रहिए, आपको मैं शेयर करूंगा तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा ना। और जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये मेरी स्टडी का आप समझे कि 1% है, ठीक है। जो मैंने इस टॉपिक के लिए आपके लिए तैयारी की थी उसका ये 1% है, क्योंकि पॉसिबल नहीं था एक सेशन में हम इसको कंप्लीट कर सकें। बहुत सारी चीजें मैंने मिस की हैं, लेकिन जो जरूरी थी वो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिएगा, हम बात कर रहे थे सतहों की, लेवल्स की, यानी हमारी जो इल्मी सतह हैं वो हमारे सामने अभी आ रही है। हमने पेपर में क्या इंक्लूड करना है ये देखिएगा। इल्मी सतह हमारे पास बेसिकली 6 ही हैं, लेकिन उनको हमने अपने लिए इनको मर्ज कर दिया हुआ है, ठीक है। हमारी जो पहला लेवल है जिसे हम नॉलेज बेस कहते हैं, उसमें रिमेम्बरिंग शामिल है, और वो पेपर में नॉर्मली फेडरल और पंजाब में 30% होता है। और इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी बच्चे ने क्या समझा उसमें से। मैं अब सवालात यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वक्त की किल्लत है, तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही कभी मौका मिलेगा, मैंने ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट जेन एजुकेटर्स के नाम से एक सेटअप शुरू किया है, प्रोजेक्ट शुरू किया है। इंशाल्लाह इसमें लेटेस्ट चीज़ें शेयर करेंगे ताकि आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपकी तैयारी हो, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए आपकी तैयारी हो। मेरे लिए भी अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, आप सबके लिए भी अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इतलाक करना, यानी एप्लीकेशन। इसमें एनालाइज भी आता है, वैल्यूएट भी आता है, क्रिएट भी आता है। यानी वो 6 की 6 जो सतहें ब्लूम्स की टेक्सोनोमी लिखी हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मर्ज करके उनके मुखफ़फ़ 3 कर दिए गए, एब्रीवेशन 3 है। नॉलेज बेस, नॉलेज, KUA, और परसेंटेज भी लिखी हुई है। यानी पेपर के अंदर इन 3 परसेंटेजेस के साथ सवाल आ सकते हैं और आते हैं। नॉलेज बेस में क्या होता है कि सिर्फ जो किताब में लिखा हुआ है उसी का सवाल बना होता है, एक्सरसाइज में जो होते हैं। अंडरस्टैंडिंग में होता है कि बच्चे ने उससे क्या समझा, और एप्लीकेशन में ये होता है कि उस बच्चे को अपनी जिंदगी में किस तरह अप्लाई करना चाहिए।
जैसे नॉलेज बेस में हम अगर ऐड करना चाहें कि नमाज से क्या मुराद है, तो किताब में लिखा हुआ है नमाज से मुराद नमाज का लफ्जी माना और इस्तिलाही माना, ये अगर लिखा हुआ है तो बच्चा वो लिख देगा, तो ये नॉलेज बेस है। फिर नमाज से क्या मुराद है, यानी इसको अंडरस्टैंडिंग हो कि उसने क्या समझा, इसका फलसफा क्या है, ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अप्लाइंग और ये वाला जो इतलाकी क्वेश्चन आता है, वो ये होता है कि बच्चा अपनी अमली जिंदगी में नमाज से क्या फायदा हासिल करता है। जैसे देखिए, जैसे हम उसमें से नमाज के बारे में हमने कुरान मजीद में पढ़ रखा है कि इंसान फाहिशी और बुराई से बच जाता है, तो बच्चे का आंसर ये बनेगा, बड़ा सिंपल सा। तो ये पेपर्स में इस तरह के 3 लेवल्स के क्वेश्चंस हमने ऐड करने होते हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है, हमने इसका जो डिफिकल्टी लेवल है उसको भी तय करना होता है। सवालात की दुश्वारी अगर हम देखें ना, इसकी हमने मुतवाजन सतह भी तय करनी होती है। वेरी गुड, मिस ने कहा है जी कि नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वेरी गुड। ये हमने 3 एब्रीवेशंस बना रखे हैं, लेकिन बेसिकली हमारे ये 6 ही हैं जिन्हें हम कॉग्निटिव लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं, और ये 6 हैं, उनको हमने मर्ज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास डिफिकल्टी लेवल्स आते हैं कि हमने तलबा की जहनी सतह के मुताबिक 3 तरह की दुश्वारी की मुतवाजन सतहों को मद्देनजर रखते हुए सवालात शामिल करने होते हैं। वो हम देखते हैं कि कौन कौन से सवालात हैं, किस तरह के। देखें, डिफिकल्टी लेवल्स की हम बात करें तो 3 तरह के सवालात होते हैं, आसान, दरमियाने और मुश्किल। इनकी परसेंटेज भी हम तय कर लेते हैं, 40, 40 और 20। मुश्किल सवालात 20%। बाजूकात हम लोग बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस पेपर में ऐड कर देते हैं, बच्चों के लेवल से भी ऊपर होते हैं, हमारे पास हर तरह के बच्चे मौजूद होते हैं। हमने दरमियाने सवाल जब करने ना और आसान, तो हमने बच्चों को पास भी करवाना होता है। अच्छा जी, हमारे पास वक्त कम है तो मैं थोड़ा तेज चलूंगा। मुझे अभी जूम ने नोटिफिकेशन दिया कि हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है। मैं कोशिश करूंगा 1 मिनट आखिर में ले लूंगा। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज मैं सिर्फ शेयरिंग करना चाह रहा था। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इन पर्सन मैसेज भी कर सकते हैं और वहां पर भी आप लिख सकते हैं। तो आगे देखिएगा, अब हम पेपर मेकिंग के स्टेप्स की तरफ आ रहे हैं, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, एसएलओस को भी ध्यान रखते हुए और बाकी चीजों को भी, लेवल्स को भी ध्यान में रखते हुए। ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक, सबसे पहले हम आपने सवालिया बैंक तैयार करना है। ये उसूल ज़हन में रखिएगा, जब भी आपने पेपर बनाने हैं तो आपके पास टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे कंप्यूटर में कंपोज हो, हर तरह के क्वेश्चंस में शामिल होने चाहिए। लेवल्स आपने सारे ज़हन में रखने हैं और उनके मुताबिक जो है वो आपने ये काम करना है। अ, जी उसामा साहब, सीरीज मेरे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे ना लेक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कॉलेज में, और मैं इवनिंग में भी पढ़ाता हूँ, फिर ऑनलाइन चीज़ें भी होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है, तो मैं सीरीज तो नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि मैं से गाहे बगाहे इस ग्रुप के अंदर, ये जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसके अंदर मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा। आप लोग इसमें बाकी लोगों को भी ऐड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आगे इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर टीचर्स, इस हवाले से भी एक सेशन करना है, वो भी मैंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने एक दो जो है वो सेशंस लिए हुए हैं वहाँ से, टीचिंग मेथडोलॉजी के, तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के इस्तेमाल करने और असेसमेंट प्लान बनाने और बाकी सारी चीज़ों के हवाले से उन्होंने शेयरिंग की थी। तो उसका भी जो भी मेरे लिए पॉसिबल होगा, जितना टाइम मैं आपके लिए इस मंथ में ही इंशाल्लाह कोशिश है कि करूँगा। और रमज़ान में और भी सेशंस आएंगे, कुछ और दोस्त भी हैं जो इस नेक्स्ट जन एजुकेटर्स का पार्ट होंगे, और हम आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, ये टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी चीज़ें होंगी कुछ आगे, और ओवरऑल लोगों के लिए भी होंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन बैंक है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप शुतर बेमहार हैं, या आप वो मुजाहिद हैं जिसके पास हथियार ही नहीं है और आप जिहाद के लिए निकले हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन बैंक लाजमी लिखा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपने पूरे साल के लिए जो सेशन में प्लानिंग्स की होती हैं, स्कीम ऑफ स्टडी बनाई होती है, उसके मुताबिक आपने सिलेबस एलोकेट किया होता है। जो शॉर्ट टेस्ट बनाते हैं, लॉन्ग टेस्ट बनाते हैं, उसकी एलोकेशन ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप उसकी टाइपिंग की तरफ आते हैं, और टाइपिंग से पहले आपने पूरा फॉर्मेट बनाना होता है पेपर का, और उस फॉर्मेट को की सारी प्रेजेंटेशन आपने देखनी होती है कि उसमें हमने हेडर कहाँ लगाने हैं, उनका साइज क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट कौन कौन से यूज़ करते हैं,
हम अपने पेपर्स में इस्लामियत और तर्जुमा में उर्दू में जमील नस्तालिक यूज़ करते हैं, जमील नूरी नस्तालिक। और इंग्लिश में हम ये टाइम रोमन्स भी यूज़ करते हैं और कैलिबरी भी करते हैं। और अरबिक में हम नूर खुदा यूज़ करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हमारे फॉन्ट्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं टाइपिंग। टाइपिंग आप करेंगे, आपने अगर कंटेंट पहले से तैयार करके रखा हुआ है तो उसकी टाइपिंग करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर जब आप ये सारा फाइनलाइज कर लेते हैं, सेटिंग्स भी आपकी हो जाती हैं, तो प्रूफ रीडिंग का मरहला आता है। आप खुद पहले प्रूफ रीडिंग करेंगे, जब आपको लगेगा ये अब बिल्कुल ठीक है तो फिर आप पीर रिव्यू करेंगे। पीर रिव्यू का मतलब होता है अपने साथी कुलीग से इसका रिव्यू करवाना, अपने साथियों से उनको भेजें। जैसे मैं पीजीसी में होता हूँ तो दूसरे कैंपसेस के असातिज़ा के पास पेपर भिजवाता हूँ और वो इसको रिव्यू करते हैं। और उन्होंने भी इसी प्लानिंग के तहत रिव्यू करना होता है, एक एक चीज देखनी होती है। तो जब आपके पास रिव्यू होके पेपर आ जाता है तो आप चाहे सीनियर टीचर हैं या जूनियर टीचर हैं, जो भी हैं, आप बेसिकली इक्वल हैं, इसको ज़हन में रखिएगा। नए टीचर्स को हमने गाइड करना होता है और सीनियर टीचर ने बिल्कुल आजी का मुजाहरा करना होता है। अगर उनसे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो उसे ठीक करेंगे। इसके बगैर टीचिंग नहीं चल सकती है। अगर आप टीचेबल नहीं है, अगर आप अपनी खामियां कबूल नहीं करते, आप नई चीजें सीखते नहीं हैं, तो आप टीचर नहीं है। और टीचर को न्यूट्रल भी होना चाहिए। आपको किसी को ना ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए ना कम सपोर्ट करना चाहिए। और जूनियर का जो लोग नए हों उनका तो खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो इस रास्ते में जब चले हैं तो उन्हें हमने टीचिंग की पॉजिटिव साइड दिखानी है। उसके बाद जब वो हमें रिव्यू करके देते हैं तो फाइनल रिव्यू भी हमने दोबारा करना होता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ये हम करके फिर भेजते हैं। ये हमारा पेपर का फॉर्मेट पूरा हो गया, बन गया। उसके बाद आगे आते हैं अगली चीजें, पेपर मार्किंग की तरफ। रूब्रिक्स या मार्किंग स्कीम के बारे में कौन कौन जानते हैं, जल्दी से बताइएगा, टाइम थोड़ा है। ओके, रूब्रिक्स या मार्किंग स्कीम, इसको हम अभी देखते हैं। रूब्रिक्स बेसिकली, ये मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा। ये हम बेसिकली स्कोरिंग टूल है। हम स्कोर डिसाइड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में इस हिस्से का इतने नंबर है, दूसरे हिस्से के इतने नंबर है। इसको मार्किंग स्कीम भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सवाल किया बच्चे से, सूरह ताहा का तारुफ लिखें और इसके मजामीन तफसीलन बयान करें। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का तारुफ हो जाएगा, 6 नंबर की इसकी जो है वो तफसीली बुनियादी मजामीन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रूब्रिक्स या मार्किंग स्कीम। 4 नंबर तारुफ के, 6 नंबर उधर चले जाएंगे। ठीक है, ये की से हट के होता है, ये आगे आएगा आपके सामने। और ये इतना जरूरी होता है कि इसके साथ आप अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। टीचर के नंबर कंट्रोलिंग अच्छी हो जाती है और दूसरे बच्चों को भी पता होता है उनके नंबर कहाँ से आ सकते हैं और कितने हो सकते हैं। ठीक है। और इसकी दो टाइप्स हैं, होल मार्क्स भी होते हैं, यानी फुल नंबर 10 काउंट कर लें या 10 में से 3 इधर कर लें तो 4 7 उधर कर लें, जैसे मैंने तकसीम बताई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रूब्रिक्स और आंसर की में डिफरेंस क्या है। तो आंसर की बेसिकली जब हम बनाते हैं, ये पास पॉसिबल आंसर्स होते हैं क्वेश्चन के, हम बना के दे देते हैं अपने जूनियर्स को या अपने लिए भी। और कोई भी नया टीचर हो वो पेपर बनाए लाजमी है उसके लिए। और पेपर की भी बनाए, पेपर की बनाएंगे तो उन्हें पता होगा कि आंसर्स क्या हैं, इससे उनको मेमोराइज होगा। कुछ लोग वैसे आंसर याद कर लेते हैं, कुछ लोगों को पेपर चेक करने और पेपर बनाने से याद होते हैं, और आंसर की भी उसमें से जरूरी है। और रूब्रिक्स इसमें क्या है कि हम मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों में से माइनर सा फर्क है, ये दोनों जुड़े हुए हैं साथ साथ। ये आपके सामने एक पेपर की है जो स्पेसिफिकली जो है वो इस्लामियात की है। ये पिछले साल के इस्लामियात का पर्चा था, उसकी पेपर की है। और अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास ये रूब्रिक्स का पोर्शन कौन सा है, बड़े जल्दी से बता दूंगा। ये हमारे पास रूब्रिक्स दोनों हैं, ये आपके सामने मौजूद है। और ये हमारे पास आंसर की है। ठीक है। ये रूब्रिक्स को हम ये मार्किंग स्कीम भी बोलते हैं। ये 2 नंबर इसके तो 2 नंबर इसके, ये नीचे भी आएगा, यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, 2 अज्जा का तर्जमा। ये ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं टाइम मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, आगे निकलता हूँ मैं। और उसके बाद ये मैंने इसको रेस नहीं किया, मैं कर देता हूँ।
जी, ये भी पेपर आप देखिएगा, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं। नॉलेज बेस्ड भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बेस्ड भी हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी हैं, और आसान भी हैं, मुश्किल भी हैं। ठीक है। और इसमें फिर पेपर की ये जनरल गाइड है, ये बोर्ड की तरफ से शेयर होती है टीचर्स को। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसके अलावा पीछे जो मैंने भेजा, हर सवाल का जवाब भी इसमें शामिल है। और ये बड़ी अहम चीज आ रही है ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से। पासिंग मार्क्स और ये चीजें मैंने मुख्तसरन आपको बतानी थी। ये बोर्ड्स की तरफ से डिसाइड है। अभी तक पासिंग मार्क्स 33 हैं, 40 नहीं हुए, लेकिन सजेस्टेड 40 हैं। आप कॉमन मिस्टेक्स देख लीजिएगा, ये आपके सामने जवाबी कॉपी के शुरू में, ये जनरली आपके जो स्कूल कॉलेजेस के जो पेपर्स होते हैं ना, उनमें आप ये सारी चीजें देखेंगे। बोर्ड में देखने के लिए वो पीछे मैंने आपको शेयर की थी, तो वो फॉलो होगी। और जब आप पेपर चेक कर रहे होंगे, तो ये कोड लाजमी एंटर करेंगे इसमें, जो आपके लिए पॉसिबल हो। दो तीन याद कर लें, इनकम्प्लीट याद कर लें, और इररेलेवेंट याद कर लें, और इसी तरीके से राइटिंग का इशू आ रहा है या और अटेम्प्ट आ रहा है, तो आप इनके जो है वो जो ये याद कर लें। कुछ जो है सब्जेक्ट जो दूसरे हैं उनके साथ होते हैं, तो इस वजह से हम उनको नहीं यहाँ देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि हर सवाल में फुल अवार्ड से कम नंबर के लगाने की सूरत में ये लाजमी लिखेंगे। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 दिए हैं, तो रीजन 1 नंबर आपने काटा है, तो रीजन इनमें से जो बन रही है वो लाजमी लिखनी होगी। उसके बाद ये एक पेपर की तर्जुमातुल कुरान की है, इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। और ये हमारा आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। मैंने कोशिश की है कि थोड़े टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें गाइड कर सकूं। तो इसको यहीं पे क्लोज करने लगा हूँ मैं। मुख्तसर बता दीजिएगा, सवाल में एक ले लेता हूँ मुख्तसर। जी, सवाल है, हमारे सवाल जवाब के लिए टाइम होना चाहिए था